हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद प्रीति। दिस इज़ प्रीति प्रसाद। आज हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इन आवर डेली लाइफ हम लोगों ने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि जैसे कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो उसे मोशन में ला सकते हैं, अगर वो मोशन में है तो उसे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कोई क्रिकेटर अगर वो अपने फील्ड में अगर वो बॉल को अगर वो मूविंग बॉल है तो उसको स्टॉप कर सकता है, नहीं तो या फिर वो किसी और डायरेक्शन में उसे डिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है। फिर अगर दूसरा अगर एग्जांपल देखिए, जैसे कि कोई अगर पेड़ से अगर कोई फूल तोड़ना चाहता है तो उसे वो अपनी ओर पुल करेगा। ओके। या फिर अगर वो किसी तरह से मान लो कि अगर हम किसी फ्रेंड को अगर हम पुश करते हैं तो वो गिर सकता है। ये सारे एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि कुछ एक्शन को करने के लिए, किसी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें एक कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है उस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि वो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे हमने कुछ एक फोर्स लगाया, एक बल लगाया गया। ठीक है। जिसके कारण उसमें वो चेंजेस आए। इसलिए जिस तरह से इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो फोर्स को समझने के लिए ये भी कर सकते हैं कि हम ये जो है फोर्स चेंज भी करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के शेप को। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को अगर इस तरह से अगर इसे खींचे, अपोजिट साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई करें तो ये क्या होगा, थोड़ी सी इसे एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है। अगर हम इसे थोड़ी सी अगर हम अपोजिट दोनों डायरेक्शन से अगर इसे पुश करने की कोशिश करें, सेम फोर्स अगर अप्लाई करें, ये तो दब ही नहीं रही है। यानी कि इस पर क्या है, ये दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है इस पर, तो ये बैलेंस फोर्स कहलाती है। इसके बारे में अभी हम डिटेल आगे जानेंगे। ओके। ठीक उसी तरह से अगर हम किसी चीज़ को, जैसे कि ये अगर है, ये रबर है, इसे मैं अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से अगर खींचती हूँ, इसे पुल करती हूँ तो ये क्या होता है, ये एक्सपैंड हो जाता है। यानी कि इसके शेप चेंज हो रहे हैं। ठीक है। शेप चेंज हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर जैसे कि ये है, इसे अगर हम दबाएं, इसको पुश करें तो इसके भी शेप क्या होते हैं, चेंज हो गए। यानी कि जो फोर्स है वो अगर हम किसी चीज़ पे अगर लगाते हैं तो उसके शेप को भी और शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि वो ऐसा एक्सपर्ट है जिसकी वजह से उसके शेप चेंज हो सकते हैं, उसके साइज भी चेंज हो सकते हैं। क्लियर। सो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि फोर्स जो है वो हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसको ना टेस्ट कर सकते हैं, ना उसको कुछ ऐसा नहीं है कि उसको हम देख करके समझ जाए कि हाँ ये फोर्स है। उसको हमें क्या करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। उसके इफ़ेक्ट को देखने के बाद, फोर्स के इफ़ेक्ट से ही हमें मालूम चलता है कि इस पे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया है, ये सारे एग्जांपल्स को देखने के बाद। ओके। ठीक उसी तरह से अगर जैसे ये बलून है, अगर ये दोनों तरफ से अगर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऐसे प्रेस करते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो साइज़ है थोड़ी सी लंबी हो गई है, थोड़ी सी ये दब रही है। ये इसकी वजह से शेप और साइज़ दोनों इसके चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब इसका जो फोर्स जो हमने लगाया उसके इफेक्ट से इसके शेप और साइज जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है। इसी तरह से हम फोर्स को, इसके इफेक्ट को हम अलग अलग एग्जाम्पल लेकर हम समझ सकते हैं। ओके। सो now the force is a physical quantity which tends to move an object from rest to motion or from motion to rest। ये हो गई फोर्स की डेफिनीशन। यानी कि फोर्स किसी अगर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो उसके इफेक्ट से, फोर्स क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि इसमें ये उसके मास और एक्सेलेरेशन पर डिपेंड करती है। और किस तरह से मास और एक्सेलेरेशन पर डिपेंड करती है वो अभी हम लोग आगे इसके बारे में जानेंगे। ओके। सो विच टेंड्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं, और अगर वो मोशन में है तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। ओके। सो केस 1 पे अगर हम डिस्कस करें, जैसे इफ फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम किसी जैसे मान लो ये बॉक्स है, इसको सेम डायरेक्शन में अगर हम फोर्स ऐसे अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। यानी अगर हम 5 न्यूटन और 5 न्यूटन यानी 10 न्यूटन का फोर्स अगर एक तरफ से अप्लाई करते हैं किसी हैवी बॉक्स पे तो वो 10 न्यूटन उसमें फोर्स लगती है। न्यूटन क्या है, उसकी यूनिट है फोर्स की। ओके। सो नेट फोर्स इसकी क्या हो जाएगी, टोटल फोर्स इसकी क्या हो जाएगी, 10 न्यूटन। देन द बॉक्स विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हमने ऐसे फोर्स, हमने 10 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई किया, ऐसे लगाया, तो इसके इफेक्ट हम क्या देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में ये ऐसे मूव कर रही है। ओके। नाउ केस 2 में क्या देख रहे हैं, इफ फोर्सेज आर अप्लाइड टुवर्ड्स ईच अदर। अगर इसमें हम दोनों साइड से, अगर इस तरह से दोनों साइड से फोर्स अगर अप्लाई करें तो इसकी नेट फोर्स क्या हो जाती है, 0। इधर से भी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों डायरेक्शन से अगर हम 5 न्यूटन का सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, सेम अमाउंट में, तो क्या होगी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगी, ये रेस्ट पोजिशन में ही रहेगी।
ओके, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहेगी, इसलिए इसकी जो अप्लाइड जो नेट फोर्स है वो हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स जो है बैलेंस है। नेट फोर्स अगर इसकी 0 आती है या दैट मीन्स इसकी जो फोर्स है वो क्या हुई, बैलेंस कहलाई। सो इफ फोर्सेज आर अप्लाइड टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ अगर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, ये इसके अपोजिट है इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो 5n माइनस 5n 0, यानी कि नेट फोर्स क्या है, इज 0। नेट फोर्स इज 0, दैट इज फोर्सेज आर बैलेंस। ये इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस। अगर वो अप्लाई दोनों तरफ से सेम अमाउंट फोर्स अप्लाई अगर हम करते हैं तो उससे वो अगर वो मोशन में नहीं आती है, अगर वो अपनी उसी पोजीशन में वो जरा सा भी मूव नहीं कर रही है, दैट मीन्स वो फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स है। उसकी नेट फोर्स क्या होगी, उसकी नेट फोर्स है वो 0 है, उसमें कोई बल उसमें नहीं लग रहे हैं, इसलिए वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रही है। ओके ना। तो जिस तरह से मैंने केस 1 और केस 2 जो बताया कि जिस तरह किसी बॉक्स पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जैसे हमने इसे पुश किया, अगर ये मूव नहीं कर रही है अपनी जगह से, इसका मतलब एक दूसरा फोर्स है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो कि इस बॉक्स के बॉटम में, इसके बॉटम में लग रही है और ये रफ सरफेस के ये ऊपर सरफेस पे लग रही है, ठीक है। इसके वजह से ये क्या हो रही है, अगर मैं इसे फोर्स अप्लाई करती हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, अगर ये मूव नहीं करे तो इसका मतलब को फ्रिक्शन फोर्स जो है, जो इसके जो पुशिंग फोर्स जो मैं पुश कर रही हूँ इस डायरेक्शन में, जो मैं इसको धक्का दे रही हूँ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स, यानी इसे बोलते हैं घर्षण बल, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जो इसको आगे बढ़ने से इस बॉक्स को रोक रही है। ओके, अगर जैसे जैसे इसका अगर हम फोर्स ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो अगर वो फिर भी नहीं मूव कर रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स जो इसके अपोजिट डायरेक्शन से इस बॉक्स पे जो लग रही है, पुशिंग फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स इस बॉटम के से और इसके रफ सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट में आते हैं तब फ्रिक्शन फोर्स लगती है, तो वो अगर फ्रिक्शन फोर्स अगर ज़्यादा है तो ये मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें और अपनी जगह से आगे मूव कर जाए, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है उस पुशिंग फोर्स से ज़्यादा, पुशिंग फोर्स से वो कम हो गया और ये बैलेंस फोर्स जो है उससे ज़्यादा हो गई, इसलिए आगे वो मूव कर पाई। ओके, तो अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर इसके डायरेक्शन में चेंजेज आ जाते हैं, अगर ये मोशन में आ जाती है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये फोर्स कौन सी फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स। ओके, इसे एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं। क्लियर। सो इस अनबैलेंस फोर्स के बारे में अब हम जानेंगे। जैसे कि केस 3 में हम क्या देख रहे हैं कि इफ़ टू अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड, अगर मान लो कि अगर हम किसी बॉक्स पे अगर मान लो एक तरफ से 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दूसरे तरफ से हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी जो मूवमेंट है वो जो ज़्यादा फोर्स जिस तरह से अप्लाई कर रहे हैं उस तरफ वो मूव कर जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है। 10 न्यूटन इधर से लगा रही है, ज़्यादा बल लग रही है, यहाँ से उसके ठीक हाफ फोर्स लग रही है 5 न्यूटन। ओके, सो 5 न्यूटन माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, दोनों तरफ से हम लोग खींच रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं अपनी ओर, तो ये क्या 10 न्यूटन है, माइनस करेंगे क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस लग गई, इसके क्या आएंगे, नेट फोर्स इसकी क्या आ रही है, -5n, यानी कि हार्डर जिस तरह से ज़्यादा फोर्स लग रही है उसकी ओर वो मूव कर जाएगी। ठीक है, सो द बॉक्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, जिस तरफ लार्जर फोर्स ज़्यादा फोर्स लग रही है उस तरफ ये मूव कर जाएगी। तो इस कंडीशन में हमने देखा केस 3 में कि जब हम लार्जर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपने जगह से वो जगह चेंज कर देती है, वो मोशन में आ जाती है, यानी कि ये जो फोर्स है इसे हम कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। क्लियर। ओके, तो जैसे कि मैंने जैसे केस 3 में बताया कि जब 2 अपोजिट फोर्सेस इस पे लगते हैं, जब पुलिंग फोर्स लगी जो दोनों तरफ अपने को खींच रही है, जब इस बॉक्स को, इसमें लार्जर फोर्स 10n लगी है, यहाँ पे स्मॉलर फोर्स 5n की लगी है, तो जो ये जिस तरफ लार्जर फोर्स लगती है, अधिक फोर्स जिस तरफ लगती है, खींचती है अपनी तरफ, तो उस लार्जर फोर्स के आगे जो साइन लगी होती है, प्लस हो या माइनस जो साइन होती है वही उसकी आंसर में आएगी, उसकी रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी उसकी वही होगी। तो जैसे ये पुलिंग फोर्स में देख रहे हैं कि पुलिंग फोर्स ज़्यादा है इस साइड में, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो पुलिंग फोर्स जो है छोटी है। तो जो बड़ी साइज की है, जो लार्जर फोर्स जो हमने पुलिंग फोर्स लगाया है, तो जो लार्जर फोर्स के आगे जो साइन होती है वही साइन उसकी रिजल्टेंट जो नेट फोर्स होती है उसमें उसकी वैल्यू आती है। ओके, सो यहाँ पर देख रहे हैं कि लार्जर फोर्स के आगे तुम्हारा नेगेटिव लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो रिजल्ट आएगी वो उसकी नेगेटिव आएगी 5 न्यूटन, इसलिए ये जो बॉक्स है वो लार्जर फोर्स की ओर मूव कर जाएगा। ओके, सो द बॉक्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। क्लियर।
यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब कि इसमें जो पुशिंग फोर्स लग रहे हैं और जो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहे हैं, दोनों के कांटेक्ट में, दोनों के सरफेस के कांटेक्ट में, यानी इसके बॉटम में और ये रफ सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं, तो ये पुशिंग फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स अगर दोनों ही बैलेंस में हैं, इसका मतलब बैलेंस में रहेंगे तभी ये ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। और यानी इसमें नेट फोर्स जो है वो बिल्कुल जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इसमें बिल्कुल जीरो लग रहे हैं, कोई इस पर फोर्स इसका मतलब नहीं है, तभी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, एक समान वेग से मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर इसमें हम अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होती है, इसके ऑब्जेक्ट की या तो स्पीड चेंज होगी या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, दोनों में बदलाव आ सकते हैं। इसलिए किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए हमें एक अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसे हम इसकी स्पीड को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और अगर इसके डायरेक्शन में अगर बदलाव होती रहेगी, इसका मतलब जब तक इसमें अनबैलेंस फोर्स इसमें लगती रहेगी तब तक इस ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंजेस होते रहेंगे और या फिर इसके डायरेक्शन में भी बदलाव आते रहेंगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या जाना कि फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, हम लोग केवल उसके इफ़ेक्ट्स को, उससे क्या बल लगाने से क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसको हम लोग देख करके फील करके हम लोग जान सकते हैं कि इस पर फोर्स लगाई गई है। ओके, सो हम लोग कितने सारे पॉइंट्स को हमने ऑब्जर्व किया, उसके एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन के बाद जब हमने इफेक्ट के बारे में जाना फोर्स का, तो क्या क्या ऑब्जर्व किया। पहला, ए फोर्स कैन मेक एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। अगर कोई रुकी हुई चीज़ है, जैसे कि अगर ये बॉल है, अगर ये ग्राउंड पर पड़ी हुई है, तो एक फुटबॉलर क्या करेगा, उसे किक मारेगा, तो किक मारने से इसके मोशन, ये मूविंग पोजीशन में आ जाएगी, फिर रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आ जाएगी, मूव करने लगेगी, यानी इसमें मोशन आ जाएगी। ओके, फिर इसका इफेक्ट हमने क्या देखा कि इसे जब हमने किक मारा, उसको जोर से पैर से पुश किया, तो वो क्या हुआ, वो मोशन में आ गया। क्लियर, यानी पुशिंग फोर्स इसमें लगाई गई, उसके इफेक्ट निकले। सेकेंड, फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। जैसे कि गोलकीपर, अगर फुटबॉल प्लेयर जो फुटबॉल खेलते हुए जब वो गोल की तरफ गोल करने के लिए जाते हैं इसको, तो क्या करते हैं, जो गोलकीपर होते हैं वो उसे फुटबॉल को क्या करते हैं, पुशिंग फोर्स लगाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए वो पुशिंग फोर्स लगाएंगे ताकि वो बॉल रुक जाए, गोल ना हो। क्लियर। थर्ड, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि जो हॉकी प्लेयर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने हॉकी स्टिक से स्लो मूविंग बॉल को पुश करते हुए वो डिफेंडर की ओर पास कर देते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी स्पीड में चेंजेस आएंगे। क्लियर। एंड लास्ट में क्या था, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई फुटबॉल किसी फुटबॉलर की तरफ आ रही है तो वो क्या करेगा, उसे उसकी किक मार करके उसके डायरेक्शन को, वो जो मूविंग जो बॉल है, जो मूविंग फुटबॉल है, वो उसे किक करके गोल की तरफ, जहाँ पर गोल करना है उस डायरेक्शन में उसे किक करके इसको पास कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, उसके डायरेक्शन में भी बदलाव आ गए, यानी इसके ऑब्जेक्ट में फोर्स के इफेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में भी चेंजेस आते हैं। क्लियर। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर।